नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को जनता के नाम एक पत्र लिखकर राज्य में हुए व्यापक बदलाव, विकास की दिशा और भविष्य के संकल्पों को साझा किया है। सीएम योगी ने योगी की पति शीर्ष से लिखे गए इस पत्र में यूपी को बीमारू राज्य की छवि से निकालकर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने की यात्रा का उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र की शुरुआत प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि असीम संभावनाओं वाला हमारा प्रदेश संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारू राज्य से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। दृढ़ संकल्प के साथ ही कानून और सुशासन का राज्य स्थापित किया गया है। सत्ता के संरक्षण में पनप रहे माफियों के भय के साम्राज्य का अंत करते हुए विकास को गति दे दी गई है। निवेशक जो भी कभी लाचार कानून व्यवस्था के नाम पर दूर भागते थे, उनके निवेश की होड़ लग गई है। सीएम योगी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा की ऋण बनकर उभरा है। इसके साथ ही उन्होंने कई तरह की बातें लिखी है, उद्योगों का भी उल्लेख किया है और पलायन की पीड़ा और बेरोजगारी की दशा समाप्ति की ओर कहा है। बता दें कि सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लेकर लेटर जारी किया है। तो वहीं अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र में अयोध्या मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर ये कार्रवाई की और इस दौरान अकबरपुर अयोध्या मार्ग स्थित रॉयल मैरिज लॉन सहित कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान में नगर पालिकाओं, सीओ और साथ ही तहसीलदार की टीम मौजूद रही, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ भारी पुलिस बल तैनात किए गए। सड़क के चौड़ीकरण और जाम की व्यवस्था से निजात दिलाने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के दौरान आवागमन स्थायी रूप से बाधित रहा। कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो वहीं अंबेडकर नगर जिले में एक बड़ी आपराधिक वारदात जो है वो सामने आई है। जमौलीगंज चौराहे पर स्थित शराब के ठेके पर बदमाशों ने लूट के इरादे से हमला किया है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सेल्समैन विमल जायसवाल को गोली मार दी और गोली सेल्समैन के पेट में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में विमल जायसवाल को पहले समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पीड़ित सेल्समैन के अनुसार दुकान में करीब 3 लाख रुपए रखे थे, जिन्हें लूटने का प्रयास किया गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 21/1/2026 को थाना भीटी अंतर्गत जमौलीगंज बाजार में एक शराब के ठेके के सेल्समैन को 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज हेतु भेजा गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त होने पर घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। घटना के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। अमरोहा जिले में बीजेपी नेता पिंटू भाटी और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। रजतपुर थाना पुलिस ने गिरिराज सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि बीजेपी नेता पिंटू भाटी ने प्लॉटिंग के नाम पर गिरिराज सिंह से 24,60,000 रुपए लिए थे और मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी नेता पिंटू भाटी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर बिना निष्पक्ष जांच के मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को एक सूचना दे देता हूं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो कल मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हुआ रजतपुर थाने में, उसमें जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। सब लगाए गए आरोप मेरे पे बिल्कुल कहीं से कहीं लागू नहीं होते। उसमें विषय ये है कि ये मेरा दोस्त है महेंद्र चौधरी, इसके द्वारा एक प्रॉपर्टी मैंने पक्के पुल पे ली थी, जिसमें कि इनके साले ने कुछ पैसे मेरे साथ उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए थे। उस प्रॉपर्टी को मैंने दूसरी पार्टी को सेल किया। उसने 24,60,000 रुपये लगभग मेरे साथ चौधरी के द्वारा, महेंद्र चौधरी के द्वारा मुझे दिए, जिसमें कि 24,63,000 मैं उसको रिटर्न कर चुका हूँ। और जो प्रॉपर्टी मैंने बेची है, उस प्रॉपर्टी का कुछ पेमेंट मेरा भी मैन पार्टी पे रुका हुआ है। उसका जो भी प्रॉफिट था उसको मैंने जोड़ करके भी इन लोगों को बताया कि ये प्रॉफिट आया है। लेकिन उसमें प्रॉफिट के साथ साथ मेरा एक विषय है कि उस व्यक्ति ने, जो इनका साला है महेंद्र चौधरी का गिरिराज सिंह,
उन्होंने 10 लाख रुपए मेरे से मतलब पैसे ज्यादा लिए थे। ज्यादा पैसे लेने के बाद जो नगर पालिका के चुनाव जो टिकट की मांग चल रही थी, तो उस टिकट में कुछ पैसे मेरे उन्होंने लिए कि मैं आपको टिकट करवा दूंगा, मेरे भाई साहब ऐसे ऐसे संघ में वहां पर मेरठ में बैठते हैं, वो मुझे वहां पर मिलवा के भी लाए और कुछ पैसे उन्होंने मुझे उसमें वापस भी किए, जिसमें कि 10 लाख रुपए मेरे अभी भी उनके पास चल रहे हैं, जो कि मैंने उनको नगद कैश दिया है, जिसमें कि उसके गवाह भी मेरे साथ हैं, जिसके सामने मैंने वो पैसे दिए। और मुझे पूर्णतः भरोसा है पुलिस प्रशासन पर कि इसमें उचित कार्रवाई करके, उसमें उचित जांच करके जो सही जांच पाई जाएगी, उसके अनुसार शासन प्रशासन मेरे पे कार्रवाई जो भी करेगा वो मुझे मान्य होगी। मेरा आप मीडिया के माध्यम से सभी लोग। तो वहीं बदायूं जिला अस्पताल एक बार फिर से गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में है, जहां फर्जी मेडिकल बनाने का बड़ा खेल जो है वो उजागर हुआ है। आरोप है कि जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में रिश्वत लेकर हाथ का फर्जी फ्रैक्चर दिखाया गया और मारपीट के एक घटना में विपक्षी पक्ष को फंसाने के लिए पैसे लेकर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार की गई। पीड़ित ने जिला अस्पताल में आरोपी का फर्जी प्लास्टर खुद खोलकर सच्चाई उजागर कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी का एजेंट है और जिस पर लोगों के करोड़ों रुपए लेकर फरार होने का आरोप है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों की तहरीर पर FIR दर्ज की गई थी। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बागपत पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विस्तार से समीक्षा की गई और बातचीत की गई। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार का लक्ष्य बागपत जिले को विकास के मामले में प्रदेश में नंबर 1 बनाना है और इसके लिए सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिलाधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बागपत में सराहनीय प्रयास हुआ है, जिससे बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने संभल में जज के तबादले को लेकर कहा कि ये पूरी तरह से न्याय से जुड़ा विषय है और इस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। पद में जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया है। अभिनव प्रयोगों के माध्यम से पूरे जिले में अच्छा संदेश गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के जिस ढंग से जिला प्रशासन ने काम किया है, डीएम साहब ने काम किया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। और जिले को नंबर 1 पर ले जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आप देख रहे होंगे लाइन ऑर्डर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज बागपत का नंबर 1 पर है और अभी भी जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको शीघ्र हम पूरा करेंगे। पद में जिला बांदा जनपद के शहर स्थित एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह और कथा आयोजक प्रवीण सिंह के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत शराब के नशे से हुई। प्रवीण सिंह द्वारा होटल में वीवीआईपी मेहमानों के लिए कुछ कमरे पहले से बुक कराए गए थे, लेकिन घटना की रात उन कमरों में बृजभूषण शरण सिंह के कुछ सहयोगी बैठे हुए थे। जब प्रवीण सिंह के सहयोगियों ने कमरा खोलने को कहा तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि गाली गलौज के बाद विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चल पड़े और ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुरुआती मारपीट के बाद बीच बचाव का प्रयास भी किया गया, लेकिन होटल से बाहर निकलते ही एक बार फिर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। क्षेत्र के रॉयल ऑर्बिट से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच शराब के नशे में मारपीट हो गई है। सूचना के मिलते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को अस्पताल भेज उनका मेडिकल कराया गया। दोनों ही पक्षों में मजरूबों को सामान्य चोटें आई हैं। अभी किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त हो जाएगी आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मारपीट हनुमान कथा के आयोजक प्रवीण सिंह व पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के समर्थकों के बीच बांदा शहर में स्थित एक होटल में हुई है। हालांकि जो घायल है उसको पुलिस बल के द्वारा बांदा के ट्रामा सेंटर में देर रात इलाज हेतु भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज डॉक्टरों के द्वारा आनंद फानंद में करते हुए हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया। हालांकि पूरी तरीके से इन मामलों पर दोनों पक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जो मारपीट का वीडियो है वह भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट एक होटल पर रुके हुए थे। कल बृजभूषण सिंह भी कथा सुनने के लिए बांदा आए थे।
वह अपने निजी हेलीकॉप्टर से बांदा आए थे और वह भी बांदा पर रुके हुए थे और उनके जो समर्थक थे वह होटल पर रुके थे। जो कथा के जो आयोजन करता थे प्रवीण सिंह, उनके भी समर्थक थे। शराब के नशे पर दोनों गुटों पर किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही गुटों पर मारपीट हो गई। हालांकि जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थक थे उनमें से एक युवक के सर पर गंभीर चोट आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बांदा से डेली 24 भारत के लिए अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। तो वहीं यूपी के बिजनौर में जीएसटी टैक्स चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए की राजस्व हानि का खुलासा हुआ है। ऐसे में क्राइम ब्रांच और पुलिस लगातार इसमें संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है और इस संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है और ऐसे में कुल 6 मुकदमे इस मामले में दर्ज किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि फर्जी जीएसटी फॉर्म के जरिए इनपुट टैक्स यानी कि आईटीसी घोटाले को अंजाम दिया गया था। आरोप है कि मजदूरों और गरीब लोगों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फॉर्म बनाया गया था और बिना किसी वास्तविक व्यापार के करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था और अब तक की जांच में करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपए की सरकारी टैक्स चोरी सामने आ चुकी है और इस मामले में 4 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद बिजनौर में जीएसटी फ्रॉड से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनके यथाशीघ्र अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई थी और तत्परता से उसकी विवेचना कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना शेरपुर पर पंजीकृत 6 अभियोगों का आज अनावरण किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त क्रमशः इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम, जो जसपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये व्यक्ति एक शमा परवीन नाम की महिला के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को चिन्हित करते थे और सरकारी योजनाओं के विषय में बताकर उनका लाभ देने का लालच देकर लोगों से जो है उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि कलेक्ट करते थे। इसके आधार पर जिशान और अजमल ये फर्जी फर्म्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, जीएसटी नंबर जनरेट करते थे और उसके बाद इन फर्म्स से संबंधित जो है ई-वे बिल्स जनरेट करते थे, जिससे कि व्यापार दिखाते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। जनपद बिजनौर में तो वहीं बिजनौर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI और वन विभाग के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले में थाना कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। NHAI अधिकारियों ने वन विभाग के STO समेत उनकी टीम पर मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ये विवाद दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर मिट्टी डालने और कथित रूप से अवैध पेड़ काटे जाने को लेकर हुआ और वन विभाग की ओर से NHAI अधिकारियों पर सरकारी पेड़ काटने का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद से मामला और गंभीर हो गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। मेरठ बिजनौर हाईवे जो हमारा मैसूमा बिजनौर हाईवे का काम है, वहाँ पर एक घटना का संज्ञान NHAI के अधिकारियों द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कार्यरत SDO श्री ज्ञान सिंह जी हैं, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ उनके वर्कर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ बुरा बिहेवियर किया, मारपीट करी और उनके डंपर जो है वो वहाँ से उठाए। दूसरी तरफ फॉरेस्ट वालों ने पूछने पर ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने NHAI के जो कार्य कर रहे थे उन लोगों ने वहाँ 3 पेड़ जो हैं वो डैमेज किए हैं। दोनों तरफ से एलिगेशन है। इसके संबंध में हम लोगों ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर ली है, जिसमें ADM और SPCT साहब रहेंगे। दोनों पक्ष जो हैं, दोनों की बात सुन के एविडेंस देखते हुए कहीं कोई वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका भी संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट जो है मुझे प्राप्त कराएंगे अगले 2 से 3 दिन में और जो भी उस रिपोर्ट में आएगा उसके क्रम में कार्रवाई करी जाएगी। मेरठ
तो वहीं हमीरपुर में एंटी करप्शन टीम बांदा ने सुमेरपुर के पंचायत सचिव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रधानपति की शिकायत के बाद से एंटी करप्शन टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। बता दें कि सड़क निर्माण को लेकर पैसे की मांग की गई थी। पंचायत सचिव की गिरफ्तारी के बाद से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के बाद से आरोपी पंचायत सचिव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महोदा कोतवाली पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच और विधिवत कार्रवाई जारी है। तो वहीं यूपी के झांसी में अवैध यूट्यूब पोर्टल और फेसबुक पेज संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर झांसी के मीडिया क्लब के तत्काल पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन जिलाधिकारी मुकेश वर्मा के नेतृत्व पर उप जिलाधिकारी को दिया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया संचालक आर्थिक लाभ और अवैध धन उगाही के उद्देश्य से फर्जी, एक तरफा और भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहे हैं और इन पर आरोप है कि वो कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक और उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ही प्रशासन की छवि धूमिल करते हैं और शांतिप्रिय ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है अफवाह फैलाने का काम करते हैं। पत्रकारों ने बताया कि ये लोग बिना अनुमति गांव और कस्बों में चुनावी चौपाल लगाकर लोगों को भड़काते हैं, जिससे आगामी पंचायत चुनाव से पहले ही सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो वहीं कन्नौज जिले की जेल का निरीक्षण कर डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता पहुंचे और यहां पर निरीक्षण उस समय हुआ है जब बीते दिनों जेल से 2 कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। फरार दोनों कैदियों पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बताया जा रहा है कि फरारी के बाद से एक कैदी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी ने जेल में पकड़े गए कैदी डंपी और शिव से पूछताछ की है और फरार होने की पूरी घटना का हाल जाना है। साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जेल प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए हैं। और जेल की सुरक्षा व्यवस्था हाल में अब आपके संज्ञान में है कि 2 कैदियों के फरार होने की घटना हुई थी, तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लोगों को, जो यहाँ का स्टाफ है, उसको ब्रीफिंग की गई, उसको बताया गया कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। और जो कैदी भागा था वो चूँकि यहाँ आ चुका है, उससे भी मैंने बात की। सर, डंपी ने क्या कुछ खास बताया है किस तरह से जेल से भागा था और किसके द्वारा मदद की गई? बताया कि एक कैदी की सहायता से भागा था और कैसे भागा उसने पूरी चीज़ें बताई। सर, सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ बाहर के भी लोग उसमें शामिल थे। इस तरह बाहर के लोगों की कोई बात नहीं बताई। बाकी स्थानीय पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्दी ही दूसरा जो अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी होगी और जेल की सुरक्षा। तो वहीं कानपुर क्षेत्र में गैंगस्टर अजय ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित कृत्य किया है। अजय ठाकुर ने कोर्ट कटघरे में खड़े होकर रील बनवाई और इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गैंगस्टर अजय ठाकुर का कार काफिला का स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि अजय ठाकुर थाना बर्रा क्षेत्र का रहने वाला है और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो रील के जरिए अक्सर सनसनी फैलाता रहता है। पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं कानपुर के नगर निगम जोन 3 के पास स्थित सेल्फी पॉइंट की हालत जो है वो काफी खराब हो गई है। किदवाई नगर म्यूजिकल फाउंटेन के बाहर बने इस सेल्फी पॉइंट में अब पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट फूट गया है और इसे देखने वालों को काफी निराशा हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सेल्फी पॉइंट टूटा पड़ा है और इसका रखरखाव नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। सेल्फी लेने आए लोग अक्सर इसकी खराब स्थिति देखकर फोटो लेने से कतराते हैं। नगर निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण ये आकर्षण जगह अब धूमिल स्थिति में नजर आ रही है। मफला खान में दुबई नगर का निवासी हूँ। उससे कहना ये चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले लगा था, ये लगाने का उद्देश्य नगर निगम का ये था कि आम नागरिकों को सफाई व्यवस्था और शहर के प्रति समर्पित होने का ये उद्देश्य के साथ लगा, लेकिन ये 1 साल भर नहीं चला। ये आप दिख रहा है आपको क्षतिग्रस्त हो गया, ना ये जलता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये किदवई नगर पे है, के विद्यालय के सामने पुराना एक क्या बोलते हैं म्यूजिकल फाउंटेन करके पार्क है, उसमें स्थापित कराया था नगर निगम ने, लेकिन उसकी कोई सुचारू रूप से चलने की ना कोई व्यवस्था है और ना इसको कोई बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित किया गया है। अभी क्षतिग्रस्त और बदहाल हालत में पड़ा हुआ, कुछ दिनों में भी कुछ भी चला जाएगा। मफला खान में
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कानपुर में जीआरपी लाइन परिषद में 40 लाख रुपए की लागत से बने प्री फैब्रिकेटर यूनिट का भव्य लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण समारोह में एडीजी रेलवे श्री प्रकाश डी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है और इस अवसर पर डीआईजी पीएससी अतुल शर्मा आईजी और साथ ही आरपीएफ विवेक शर्मा और कमांडेंट 37 बटालियन पीएसी बजरंग बली चौरसिया सीओ भी मौके पर मौजूद है। लोकार्पण के दौरान एडीजी रेलवे ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बता दें कि कई सुविधाओं को लेकर कुशल निर्माण तरीके से प्रभावित तरीकों को लेकर उन्होंने जमकर तारीफें भी की है। कानपुर में राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश यानी जीआरपी कर्मचारियों के लिए लगभग 40 लाख लागत में एक मॉडर्न सुविधा युक्त बैरक का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण आपके बीच में आज मेरे द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश है, कर्मचारियों को जो मूलभूत सुविधा है उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। इस बैरक में रहने के अलावा खाने पीने का और बाथरूम, टॉयलेट, पानी, बिजली, ये सारे सुविधा है। मूलभूत सुविधा में बढ़ोतरी होने से ये उम्मीद है हमारे कार्य प्रणाली में भी सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में समापन हुई महाकुंभ मेला में कानपुर तो वहीं कानपुर में तेज रफ्तार कार ने कहर मचाया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार जो है वो पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दूसरे युवक जो था वो निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और बताया जा रहा है कि कार में कुल 4 युवक सवार थे और हादसा जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कन्नौज का रहने वाला है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं कासगंज में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर बता दें कि पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे की अवैध कमाई से खरीदी गई कृषि भूमि को जब्त कर लिया है। जांच में पता चला है कि कुलदीप पांडे ने अवैध तरीके से अर्जित धन को सफेद करने के लिए अपने भाई आशीष पांडे के साले जितेंद्र गौतम की पत्नी पूनम गौतम के नाम पर गांव में भूमि खरीदी थी और इसके बाद से अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं कासगंज में एक युवक ने जान की परवाह किए बिना खतरनाक कारनामा किया है। मोहनपुरा तिवारी के समीप नहर में उतरकर युवक ने मगरमच्छ को बाहर खींचने की कोशिश की और यह घटना 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है और इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक पानी के भीतर मगरमच्छ के पास पहुंचता है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है, जबकि आसपास खड़े लोग इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद वन विभाग की कोई भी सक्रियता नहीं दिखी है। लोग चिंतित है कि यदि युवक के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। तो वहीं कौशाम्बी में साइबर ठगी का एक बड़ा गिरोह का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। लापता लड़की को बरामद करते हुए झांसा देकर पीड़ित से 50,000 रुपए की ठगी करने वाले यह गिरोह खुद को थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी जो है यूपीसीओपी ऐप में एफआईआर डाउनलोड कर गुमशुदगी के मामलों का चयन करता था और सरकारी वेबसाइट से ग्राम प्रधानों और सचिव के मोबाइल नंबर निकालकर ठगी का पूरा खेल रचता था। शिकायत का जो खर्च है, कार्रवाई और औपचारिकता के नाम पर फर्जी तरीके से खुलवाए गए खाते और बैंक खातों में पैसा मंगवाता था। साइबर थाना पुलिस की तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक जांच के बाद 3 शातिर साइबर ठगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज 3 साइबर ठग पकड़े गए हैं। हमारी साइबर थाने की टीम ने पकड़ा है क्षेत्राधिकारी मंझनपुर के सुपरविजन में। इनका जो काम करने का तरीका है, ये फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते थे पीड़ित को और पीड़ित को इस तरह से बात करते थे जैसे लगता था पीड़ित ये पुलिस अधिकारी है, वास्तविक पुलिस अधिकारी है और उनसे अपना एक स्कैनर कोड डालता था और उसमें पैसा पेटीएम आदि के माध्यम से डलवा लेता था। इस तरह से एक ठगी थाना सैनी में हुई थी जिसमें 50,000 रुपया इन्होंने ठग लिया था उस पीड़ित परिवार से। हुआ यह था कि पीड़ित परिवार की एक लड़की का अपहरण हुआ था और किसी लड़के के साथ गई थी, उसमें एफआईआर लिखा गया था। लड़की तब तक नहीं मिली थी और इन्होंने उस एफआईआर को साइबर जो यूपी कॉप के जरिए से एफआईआर पूरा निकाला
और उसमें फिर उस एड्रेस पे गए, एड्रेस से पूरी जानकारी करके फिर उनको ये बताया कि तुम्हारी लड़की की जानकारी हमें मिल गई है और हम लोग जल्दी उसको बरामद कर लेंगे। इस तरह से उनको भरोसे में लिया, फर्जी पुलिस अधिकारी बन के कॉल किया और उनसे 50,000 रुपये ठग लिए। उस पर एक अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें विवेचना के दौरान पता लगा कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं था, ये फर्जी कॉल थी, साइबर अपराधियों द्वारा क्राइम किया गया है। इसी तरह कुछ दिन बाद फिर मंझनपुर में भी एक इसी तरह के मुकदमे में, जिसमें लड़की गायब थी, उसमें तो वहीं यूपी के मैनपुरी में युवती से मारपीट और लोक लज्जा भंग करने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि 11 जनवरी की शाम को गांव के ही पत्रकार अनिल शाक्य और कौशल ने गाली गलौज के बाद उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़े। पीड़ित का आरोप है कि थाने में तहरीर देने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और इसके बाद 16 जनवरी को उन्होंने जान से मारने की उन्हें धमकी भी दी गई। पीड़ित ने एसपी मैनपुरी से FIR दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं संभल के बहजोई में भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यात्रा के बाद से संगठन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को साल 2004 में बंद की गई पेंशन को पुनः चालू करने और PRD और होमगार्ड जवानों को सेवानिवृत्त के बाद कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी को 12 घंटे निर्धारित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले जवान और किसान अनदेखी का शिकार हैं और पूर्व सांसदों और विधायकों की पेंशन बंद कर उस राशि का उपयोग जवानों और आम कर्मचारियों के हित में किया जाना चाहिए। मामला नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञापन हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय संभल जी को दिया है और ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी के नाम का दिया है और इसमें मांग है पूर्व सांसद विधायकों की पेंशन बंद की जाए, जिसकी वजह से सांसद विधायक नेतागण और ये पूरा देश और हम सुरक्षित हैं। उन ऐसे जवानों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी सरकार ने। तो हमारी मांग है देश की रक्षा करने वाले जवानों की पेंशन और उत्तर प्रदेश पुलिस की पेंशन चालू होनी चाहिए और इनके साथ पुलिस के साथ जो कंधे से कंधा लगाकर जो इनकी साथ मदद करते हैं होमगार्ड PRD, इनको भी 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए और पुलिस की ड्यूटी भी निर्धारित होनी चाहिए। ये भारतीय किसान महाशक्ति की मांग है और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की पहल। मामला नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञापन हमने। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।